अच्छा जी, today we are going to have a topic of UML programming. That how can we do create read models programmatically? How can create models programmatically? How can we transform और ट्रांसफॉर्मेशन में बिकॉज वी आर यूजिंग जावा तो हम इससे मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं और मॉडल टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की अगर बहुत आपने फुल कंट्रोल चाहिए और बहुत कॉम्प्लेक्स सा काम करना चाहते हैं आप, तो देन यू कैन स्ट्रेट अवे यूज जावा फॉर मैनिपुलेटिंग मॉडल्स। ट्रांसफॉर्मेशन भी जिस तरह की करना चाहें कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन आदमी हैं जिन्हें अल्लाह ताला रोज़े क़यामत देखेगा भी नहीं। नंबर एक, वालिदैन का नाफरमान। दूसरा, मुस्तकिल शराब पीने वाला। और तीसरा, एहसान को जतलाने वाला। तो अल्लाह ताला हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। So these are the major sections of today's lecture. Firstly, we are going to see an overview of EMF persistent API. ये जो API है, persistent API, इस API को यूज़ किया जाता है जब हम जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू होगा और उसके बाद फिर मैं UML मॉडल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं प्रोग्रामेटिकली, कैसे ये API यूज़ हो रही होती है, ये हम देखेंगे। So firstly start from the overview of EMF persistent API. EMF persistent API में जो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, these are actually classes: रिसोर्स सेट, रिसोर्स डॉट फैक्ट्री, रजिस्ट्री एंड URI। तो ये 5 क्लासेस यूज़ करके हम सारे मॉडल्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। इंटरफेस कलेक्टिवली डिफाइंस द API फॉर सेविंग एंड लोडिंग EMF मॉडल्स टू एंड फ्रॉम persistent स्टोरेज। तो जो UML है ये भी इट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ EMF मॉडल्स। ई कोर भी EMF मॉडल कैटेगरी में फॉल होता है। और हर वो मॉडल जो कि ई कोर का एम से ड्राइव हुआ है, UML भी ड्राइव ई कोर से है। M3 लेवल से M2 लेवल जो बनाया गया वो ई कोर से ड्राइव्ड है। तो हर वो मॉडल जो कि ई कोर से ड्राइव्ड हैं M3 लेवल से, दोज फॉल अंडर EMF मॉडल्स। और इन सारे मॉडल्स को आप मैनिपुलेट करने के लिए इस API को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो नाम है, इट इज़ EMF Eclipse Modeling Framework Persistence API। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कि जो रिसोर्स सेट की क्लास है, अ रिसोर्स सेट कैन कंपोज मैनी रिसोर्सेज। रिसोर्स सेट में बहुत सारी रिसोर्सेज हो सकती हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। अब हर रिसोर्स की अपनी यूनिक URI होती है। हर रिसोर्स की अपनी यूनिक URI होती है। जैसे आपने देखा होगा EMF ई कोर भी जब बनाते हैं तो हर पैकेज की एक URI डिक्लेयर करते हैं, URI डालते हैं, पैकेज को URI देते हैं। हर रिसोर्स की एक URI होती है। इसके अलावा इसमें बाकी भी कुछ एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं आपको। इसके अलावा किसी भी रिसोर्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम डालते हैं, दोज आर प्लेस्ड इन कंटेंट्स कलेक्शन। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मॉडल के, वो रिसोर्स के कंटेंट्स की एक उसके अंदर कलेक्शन बनी हुई होती है, एरे होती है या लिस्ट होती है। उसके अंदर सारे एलिमेंट डाले जाते हैं। और एलिमेंट जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में कंटेनर भी हो सकते हैं, लाइक मॉडल, लाइक पैकेज कंटेनर भी हो सकते हैं। तो उस कंटेनर के अंदर फिर रिकर्सिवली और भी कंटेंट जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स पूरी हायरार्की हो सकती है, नॉट लेटरल
लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट हो सकती है. दिस इज हाउ कंप्लीट मॉडल इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड एंड देन प्लेस्ड इन द रिसोर्स. ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऊपर? तो इसको थोड़ा सा टेक्सचुअली अगर आप देखें तो रिसोर्स इज अ प्रोग्राम लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसिस्टेंट मॉडल लाइक ई कोर, यूएमएल एंड एक्सएमआई. यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामेटिकली जब हम मॉडल्स को मैनिपुलेट करते हैं तो मॉडल्स की रिसोर्स क्रिएट करते हैं. देन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स रिप्रेजेंट्स अ मॉडल. फिर हम रिसोर्स के ऑब्जेक्ट के साथ जब मॉडल्स को तैयार करना है, क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है, मैनिपुलेट करना है, वो रिसोर्स ऑब्जेक्ट से कार्य होते हैं. पहले उसके अंदर हम मॉडल रख देते हैं, फिर वो रिसोर्स इक्विवेलेंट बन जाती है मॉडल का, तो फिर रिसोर्स को हम मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं. तो ये बेसिक इसकी इंपॉर्टेंस है रिसोर्स की. हाँ, जो रन टाइम पे क्रिएट होंगे, अभी सेव नहीं किए हुए हैं. एक मॉडल सेव हुआ हुआ है आपका हार्ड डिस्क पे, तो परसिस्टेंट मॉडल है. सो वी कैन से दैट अ रिसोर्स इन अ जावा प्रोग्रामिंग मॉडल will be equivalent to a some model. It can be either eCore or UML or some other XMI model. जैसे इंस्टेंस eCore का जो होता है वो XMI होता है, वो भी एक तरह का मॉडल होता है M1 लेवल का. Hence model manipulations are done by creating resources. रिसोर्स क्रिएट करेंगे, उस रिसोर्स को मैनिपुलेट करेंगे, तो मतलब मॉडल मैनिपुलेट कर रहे हैं. दूसरी चीज है रिसोर्स सेट, जो ऊपर नजर आ रहा है. रिसोर्स सेट इज सिंपली अ सेट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि जैसे हम इकोर मॉडल क्रिएट करते हैं और फिर उसका हम M1 लेवल पे XMI मॉडल भी बनाते हैं, तो दोनों मॉडल्स का सेट हम रिसोर्स सेट में रख सकते हैं. एक मेटा मॉडल है और एक मॉडल है, तो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हम एक रिसोर्स सेट में रख सकते हैं. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री का. फैक्ट्री क्लासेस आर यूज्ड टू जनरेट रिसोर्सेज. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न है विच इज नोन एज फैक्ट्री पैटर्न. फैक्ट्री पैटर्न का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो क्लासेस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैक्ट्री पैटर्न को देते हैं. उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं कि अगर आपने बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ है तो, और आपने कोई कम्प्लेक्स क्राइटेरिया की बेस पे कुछ क्लासेस क्रिएट करनी है, तो आप सारी क्लासेस को वो फंक्शनैलिटी नहीं देते हैं, बजाय ये इसके उससे उस बहुत सी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं. लेकिन आप ये करते हैं कि वो क्लासेस ऑब्जेक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उसके लिए एक स्पेशलाइज क्लास बनाते हैं, उसको हम फैक्ट्री क्लास कहते हैं. तो उसकी जिम्मेदारी लगा देते हैं कि जो भी, और जिसको कोई क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो उस क्लास से रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे फलां क्लास का ना स्ट्रिंग पास करता है कि इस नाम की जो क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना वो मुझे क्रिएट करके मुझे दे दो. तो उससे आपका जो ओवरऑल जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है उसकी जो है मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ फैक्ट्री. कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्री. फैक्ट्री मीन्स a class which is responsible for creating objects of a class. तो इसी तरह इसके कीपिंग द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस in their design or architecture, they have introduced a factory class in their design. तो जो भी कोई नई क्लासेस रंग रंगी क्रिएट करनी, आप उसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री की होती है. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फैक्ट्री, वेरियस फैक्ट्री क्लासेस. और ये रिसोर्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करी होती हैं, और भी बहुत से काम करी होती हैं, लेकिन रिसोर्स के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करती हैं क्योंकि रिसोर्स भी एक क्लास है. इसी तरह इसके अंदर रजिस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है. रजिस्ट्रीज आर कीपिंग ट्रैक ऑफ लिस्ट ऑफ दीज फैक्ट्रीज. यानी हो सकता है आपको एक से ज़्यादा फैक्ट्रीज चाहिए हो, तो फैक्ट्रीज की लिस्ट डाउन करते हैं हम.
फैक्ट्रीज को हम रिसोर्स सेट के अंदर लिस्ट डाउन करते हैं कि जी ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ई कोर की फैक्ट्री, ई कोर की फैक्ट्री मैंने रखी हुई है, फिर मैंने रखी हुई है यूएमएल क्रिएट करने की फैक्ट्री रखी हुई है, मैंने एक्सएमआई मॉडल क्रिएट करने की फैक्ट्री रखी हुई है। तो सारी फैक्ट्रीज को हम एक जगह पे इंडेक्स बनाते हैं उनका कि जी इस नाम की फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं, ताकि उन इंडेक्स से फिर हम उन फैक्ट्रीज को, क्योंकि पॉइंटर उसके अंदर आ जाता है इंडेक्स के अंदर, तो वहाँ से हम जो जिस तरह की फैक्ट्री चाहिए होती है वो फैक्ट्री को रिसोर्स सेट पिक करता है और उससे करस्पॉन्डिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने लग जाता है, चाहे यूएमएल का ऑब्जेक्ट है या ई कोर का ऑब्जेक्ट है या जो भी ऑब्जेक्ट है। तो रजिस्ट्री की ये सिग्निफिकेंस है। Depending on how your resources are stored, we can use different factories to manipulate them. For example, eCore resource factory implementation की एक क्लास है, वो eCore फाइल्स को मैनिपुलेट कर रही होती है, उसकी जो फैक्ट्री है। फिर XML रिसोर्स फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन है, XML फाइल्स को कर रही होती है, जो प्लेन XML फाइल्स होती हैं। फिर XMI की फैक्ट्री है जो कि XMI की फाइल्स को देखती है। अगर फैक्ट्री आप बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन ना करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट XMI रिसोर्स फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन को खुद पिक कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। और UML रिसोर्स फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन भी होती है ये क्लास, जो कि UML फाइल्स को हैंडल करती है। तो इस देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज जिनकी लिस्ट मेंटेन करती है आपकी जो रजिस्ट्री होती है। इफ यू वांट टू यूज दिस फैक्ट्रीज टू हैंडल रिसोर्सेज इन द रिसोर्स सेट, वी नीड टू पुट देम इन द रजिस्ट्री लिस्ट। ये रजिस्ट्री में रखते हैं हम, जितने भी फैक्ट्रीज चाहिए होती है उसकी रजिस्ट्री एक लिस्ट मेंटेन हो रही होती है उसके अंदर ये, और ये रजिस्ट्री लिस्ट होती है रिसोर्स सेट के अंदर। तो रिसोर्स सेट के अंदर रिसोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करने वाली फैक्ट्रीज भी हैं, और उन फैक्ट्रीज को का रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली रजिस्ट्रीज भी हैं। सो फॉर ईच रिसोर्स सेट देयर इज अ रजिस्ट्री लिस्ट। ये एक रन टाइम ऑब्जेक्ट है रिसोर्स सेट का। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि रिसोर्स फैक्ट्री रजिस्ट्री का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर सारी फैक्ट्रीज लिस्ट डाउन हुई होती हैं। इस तरीके से आपको ये भी नजर आएगा कि इसके अंदर रिसोर्सेज नाम की एक कलेक्शन पड़ी हुई है जिसके अंदर सारी रिसोर्सेज पड़ी हुई होती हैं। इट इज़ अ लिस्ट, इट इज़ अ लिस्ट। तो रिसोर्स सेट एक बड़ी कंप्रिहेंसिव सी चीज़ होती है जिसके अंदर ये सारी गेम चल रही होती है। एग्जाम्पल यूज, अगर हमने कोई रिसोर्स सेट क्रिएट करना है तो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। हम लिखते हैं न्यू रिसोर्स सेट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक कंस्ट्रक्टर है, रिसोर्स सेट इम्प्लीमेंटेशन का एक कंस्ट्रक्टर है। न्यू करते हैं हम तो क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट रिसोर्स सेट इम्प्लीमेंटेशन का क्रिएट हो जाता है और उसको रिसोर्स सेट बताते खुद एक इंटरफेस होता है, लेकिन ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है ये वाली क्लास। तो वो क्लास आके ऑब्जेक्ट रिसोर्स सेट के वेरिएबल में आ जाता है। तो रिसोर्स सेट का सबसे पहला काम यही करना है हमने, सबसे पहले हमने रिसोर्स सेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और ये एक स्टैंडर्ड इसका सिंटैक्स है रिसोर्स सेट का ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है जी, पहला काम ये हो गया। उसके बाद हम डिफरेंट फैक्ट्रीज को रजिस्टर करते हैं। तो उसी रिसोर्स सेट के ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं हम जो हमने क्रिएट किया होता है, क्योंकि उस रिसोर्स सेट के अंदर हमने फैक्ट्री की रखनी है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये ई कोर की फैक्ट्री है, और ये ई कोर एक्सटेंशन की फाइल्स, जिन फाइल के साथ डॉट ई कोर लगा होगा उन फाइल्स को ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगी। और जो फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है वो फैक्ट्री की क्लास ये है, ई कोर रिसोर्स फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन। ये आप देखें न्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहीं पुट मेथड के अंदर ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस फैक्ट्री का, और कौन सी एक्सटेंशन वाली फाइल्स को हैंडल करेगा वो डॉट ई कोर है।
तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये इस रिसोर्स गेट रिसोर्स और फैक्ट्री रजिस्ट्री जो रजिस्ट्री वाली एक कलेक्शन बनी हुई है उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाके एम्बेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया कि एक रजिस्ट्री के अंदर हमने एक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रख दिया है और अब ई कोर की फाइल्स को हम मैनिपुलेट करने के काबिल हो गए हैं। डॉट ई कोर एक्सटेंशन जब आएगी तो इसका डॉट यूएमएल की वाली करेंगे तो वो आ जाएगी, उसको हैंडल कर लेंगे। ये फॉर एग्जांपल एक्सएमआई फाइल है जो कि इंस्टेंस होता है ई कोर का। अगर इंस्टेंस वाली फाइल्स को हैंडल करना है तो आप बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे आके आपने यहाँ पे एक्सटेंशन दे दी है और साथ जो उससे करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर दिया है। तो अब क्या हुआ कि रजिस्ट्री के अंदर दो फैक्ट्रीज के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, उसके अंदर चले गए हैं रजिस्ट्री के अंदर। क्या चीज स्टैंडर्ड है ना, ई कोर होगा, एक्सएमआई, यूएमएल, एक्सएमएल, चार तो इसी तरीके से मन ये दो कर दी ना हमने। एक ही कोर की एक और स्टेटमेंट लिखेंगे यूएमएल के लिए, एक और स्टेटमेंट लिखेंगे एक्सएमएल के लिए, और सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे और वो ये रिसोर्स फैक्ट्री के अंदर जो जो रिसोर्स सेट के अंदर बनी हुई है उसके अंदर ये चले जाएंगे। इस तरह होगा। नाउ वी कैन नाउ आस्क द रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वी कैन आस्क द रिसोर्स सेट टू लोड आवर मेटा मॉडल। अगर हम ई कोर की बात करते हैं तो मॉडल विल बिकम द रिसोर्स। तो जैसे ही मॉडल लोड करेंगे हम किसी फाइल लोकेशन से तो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रिसोर्स आपको नज़र आ रहा है, ये रिसोर्स टाइप का वेरिएबल है माई मेटा मॉडल, और रिसोर्स है डॉट गेट रिसोर्स, और गेट रिसोर्स के अंदर हमने एक यूआरआई का ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कि बेसिकली समझेंगे एक क्लास होती है जो कि जिसको पता होता है कि फ़ाइल किस नाम से और किस जगह पे पड़ी हुई है। यूआरआई के ऑब्जेक्ट में ये चीज़ होती है। ये आपने नाम बता दिया उसको यूनिवर्सिटी डॉट ई कोर, तो क्या होगा कि ये जो है ये बेसिकली गेट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है कि आप स्ट्रिंग में वो पास ना करें, उसका पाथ, फाइल का नाम और पाथ स्ट्रिंग में पास ना करें, बल्कि उसका यूआरआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसके अंदर स्ट्रिंग का पाथ रखें और फिर यूआरआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो इसलिए हमने यूआरआई का ऑब्जेक्ट रन टाइम में ही हम उसके जो स्ट्रिंग पाथ है उसको हम कन्वर्ट करें यूआरआई के ऑब्जेक्ट में। तो यूआरआई का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने जो पहला पैरामीटर है उसमें यूआरआई का ऑब्जेक्ट पास करना है, और उसके बाद दूसरा पैरामीटर है ट्रू का। ट्रू का मतलब है कि आपने उसको लोड भी कर लेना है। अगर फॉल्स करेंगे तो फिर वो लोड नहीं करेगा, सिर्फ रिसोर्स क्रिएट करेगा लेकिन मॉडल को लोड नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि मॉडल ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है इस एग्जांपल में, तो हम मॉडल को साथ ही लोड भी कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रू कर दिया। अब ये यूआरआई को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ। यूआरआई अगर आप रन टाइम में इसका ऑब्जेक्ट देखें तो इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन प्राइमरली फाइल का नाम और फाइल का पाथ पड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि यूआरआई का ऑब्जेक्ट है, नाम है इसका फाइल यूआरआई, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेगमेंट्स की एक कलेक्शन है, और सेगमेंट की कलेक्शन के अंदर उसका डिफरेंट सेगमेंट्स में इसके पाथ के वो पड़े हुए हैं सिंबल। फॉर एग्जांपल ये है फाइल, फाइल देखें कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, स्कीम के अंदर फाइल लिखा हुआ है, ये फाइल आ गया। फिर आपका डिवाइस के अंदर ये ई आ गया जो कि आपकी ड्राइव है, और उसके बाद ये जो पार्ट है इसका वो ज़ीरो कलेक्शन में आ गया, अगला पार्ट 1 में आ गया, अगला पार्ट 2 में आ गया, उससे अगला पार्ट इसके अंदर आ गया, नाम जो एक्चुअल नाम है फाइल का। तो इसका अपना स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है यूआरआई ऑब्जेक्ट का। तो गेट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है कि उसको यूआरआई का ऑब्जेक्ट तैयार करके पास करना होता है। ठीक है, तो यूआरआई को अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्या है, इट ईच ईएमएफ रिसोर्स हैज अ यूनिक यूआरआई। ठीक है जी, यूनिक यूआरआई होती है, हर एक की यूनिक होनी चाहिए। ईएमएफ प्रोवाइड्स यूआरआई इम्प्लीमेंटेशन क्लास, जो कि ये वाली यूआरआई क्लास है, और इक्लिप्स ईएमएफ कॉमन यूटिलिटी यूआरआई which provides convenient ways of working with and manipulating a URI and its parts.
ये बेसिक आइडिया है यूआरआई का। ईएमएफ यूजेस यूआरआई विद सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, टू रेफरेंस ई ऑब्जेक्ट्स इन द रिसोर्स। अच्छा जी, अब रिसोर्स क्या होती है मैंने एक्सप्लेन किया आपको, यहाँ थोड़ी ज़्यादा डिटेल बताता हूँ आपको। रिसोर्स इंटरफेस रिप्रेजेंट्स परसिस्टेंट कंटेनर ऑफ ई ऑब्जेक्ट्स, यानी इसके अंदर सारे ई ऑब्जेक्ट या उसके काइंड ऑफ ई ऑब्जेक्ट पड़े होंगे। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं यूएमएल के हैं या ई कोर के हैं, वो सारे के सारे दे आर काइंड ऑफ ई ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जावा इम्प्लीमेंटेशन है जो जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो जावा की जो सुपर क्लास होती है वो ई ऑब्जेक्ट होती है। तो इसलिए जितने भी जावा क्लासेज हैं दीज आर काइंड ऑफ ई ऑब्जेक्ट्स, का मतलब है कोई भी जावा क्लास इस कंटेनर में रखी जा सकती है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म ई ऑब्जेक्ट। So a resource interface represents persistent container of E objects, the actual location of which is identified by the URI, क्योंकि उसमें पाथ और फाइल का नाम लिखा होगा। An object is added to a resource by inserting into the content list, returned by get contents method। तो get content करते हैं तो क्या होता है कि वो content list आपको अवेलेबल हो जाती है, उस लिस्ट में फिर डाल देते हैं। आप देखें एग्जांपल कैसे हम डालते हैं उसके अंदर, कंटेंट लिस्ट के अंदर। ऐड अ लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट टू द कंटेंट, रिसोर्स डॉट गेट कंटेंट्स। जब गेट कंटेंट करेंगे तो कंटेंट की कलेक्शन अवेलेबल हो जाएगी। अब उस कलेक्शन के अंदर जब ऐड लाइब्रेरी करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे जो ऐड हो रहा है दैट इज अ लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी आपने पहले क्रिएट किया होगा तभी आप इसके अंदर डालेंगे। तो आमतौर से होता है कि हम रूट ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं तो उसके जो अंदर कंपोज ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाते हैं रिसोर्स के अंदर। अब एक रूट, तो हमने लाइब्रेरी की जो एग्जांपल दी कोर में पढ़ी थी, में रूट में जो है वो लाइब्रेरी का फोल्डर पड़ा होता है, रूट क्लास होती है, रूट में एक क्लास भी होती है और फोल्डर पड़ा होता है। तो आप उसके अंदर डालते हैं तो सारे के सारे जो चाइल्ड हैं उसके अंदर चले जाते हैं फोटो। एक और क्लास है रिसोर्स डॉट फैक्ट्री। रिसोर्स डॉट फैक्ट्रीज एज द नेम इम्प्लाइज आर यूज टू क्रिएट रिसोर्सेज, क्योंकि जहाँ फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आएगा इसका मतलब है इट इज फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग सम क्लासेस, क्लासेस क्रिएट करने के लिए यूज होगी। XMI serialization is the default format for EMF, यानी कि अगर आप कोई फैक्ट्री स्पेसिफाई नहीं करते तो XMI डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, तो XMI की जो फैक्ट्री है उसको यूज करता है। If no other register factory applies to the given URI, the XMI resource factory implementation will be used. Resource factories are used by resource sets, क्योंकि रिसोर्स सेट के अंदर फैक्ट्री रखी हुई है हमने पहले हमने देख लिया है, विच प्रोवाइड एक्चुअल क्लाइंट इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज क्रिएट करके हमने रिसोर्स सेट के अंदर ही रखनी है। तो सारा जो इनका जो समझेंगे जो एक रूट ऑब्जेक्ट होता है वो रिसोर्स सेट होता है, उसके जरिए ही सारे काम कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल देखें, इफ वांट टू रजिस्टर डिफॉल्ट रिसोर्स फैक्ट्री, तो जैसे एग्जांपल मैंने पहले भी दिखाई थी, पुट रिसोर्स फैक्ट्री रजिस्ट्री डिफॉल्ट एक्सटेंशन, ये बेसिकली जो है डिफॉल्ट, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये हम है कि स्टैरिक, इस पूरे का जो रिप्लेस होगा इट विल बी रिप्लेस विद स्टैरिक। स्टैरिक मींस डिफॉल्ट, तो आप एग्जाम आई भी लिख सकते हैं, स्टैरिक लिख देंगे तो वो डिफॉल्ट होगा। और न्यू एग्जाम आई रिसोर्स फैक्ट्री इंप्लीमेंटेशन, तो पैरामीटर वही है पुट के, एक आप यहाँ पे स्टैरिक डाल देंगे डिफॉल्ट के लिए और यहाँ पे वो डाल देंगे। यहाँ पे आप यूएमएल भी यूज कर सकते हैं, ई कोर भी यूज कर सकते हैं, एक्सएमएल भी यूज कर सकते हैं, एक्सएमआई बजाते खुद भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रिसोर्स सेट के अंदर एक फैक्ट्री डिफॉल्ट फैक्ट्री, ये जो एक्सएमआई रिसोर्स फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट होकर उसके अंदर सेव हो जाएगा। जी एक्सएमआई, एक्सएमआई
डिफॉल्ट एक्सएमआई है ना, स्टैटिक लगाएंगे तो एक्सएमआई लेगा, इसलिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी एक्सएमआई का बना रहे हैं। वो फिर एक्सएमआई के लिहाज से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, हो सकता है करेक्ट करे कई दफ़ा ना करे। वो अलग से बनाई है उन्होंने ना, क्योंकि कुछ सिचुएशन में हो सकता है ठीक काम करे, कुछ सिचुएशन में ना काम ठीक करे। तो जो मॉडल है, अगर ई कोर है तो ई कोर के लिए ई कोर वाली यूज़ करें, यूएमएल के लिए यूएमएल यूज़ करें, एक्सएमआई के लिए एक्सएमआई करें, बेहतर यही है। आखिरी जो क्लास है दैट इज रिसोर्स सेट, जो कि हमने देखते आ रहे हैं। रिसोर्स सेट रिप्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट हैव बीन क्रिएटेड और लोडेड टुगेदर। तो जितनी रिसोर्सेज उसके अंदर हमने डाली होंगी, जैसे ही रिसोर्स सेट लोड करेंगे सारी की सारी उसके जो सब क्लासेस जो उसके अंदर कंपोज हैं सारी की सारी इकट्ठी लोड हो जाएंगी। तो अगर आपने ई कोर और उसका एक्सएमआई दोनों डाली हुई हैं रिसोर्सेज, तो दोनों इकट्ठी लोड हो जाएंगी। इंस्टेंस मॉडल भी एक्सएमआई फॉर्म में और ई कोर मॉडल जो मेटा मॉडल के तौर पे काम कर रहा होता है। तो कई दफ़ा हमें ग्रुप में रिसोर्सेज लोड करनी पड़ती हैं, तो फिर वो रिसोर्स सेट ग्रुप में जो ग्रुप बनाया होता है पूरा ग्रुप लोड हो जाता है। It provides the main client API for resource management with the methods create resource and get resource. तो दो बहुत कॉमनली जो चीज़ें यूज होती हैं रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करने के लिए, उनमें से जो एक इंपॉर्टेंट मेथड है इट इज़ कॉल्ड क्रिएट रिसोर्स, और दूसरा वाला है गेट रिसोर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिएट रिसोर्स मेथड इज यूज टू क्रिएट न्यू एम्प्टी रिसोर्स। तो एक नई एम्प्टी रिसोर्स क्रिएट करेगा, और get resource method also creates a resource but then attempts to load it using resources URI। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। तो ऑलरेडी क्रिएटेड मेटा मॉडल जब ऑलरेडी आपका मॉडल आपका क्रिएटेड है, पड़ा हुआ है, तो फिर आप गेट रिसोर्स यूज करेंगे ताकि लोड भी कर लें आप। कई दफ़ा आपने नया मॉडल क्रिएट करना है, तो फिर आप पहले रिसोर्स क्रिएट करेंगे, तो फिर उस वक्त आपको क्रिएट रिसोर्स यूज करेंगे। फिर जब उसको सेव करने लगेंगे तो फिर जो है ना वो आप बाद में वो मॉडल एक्चुअल सेव होगा। तो अगर आपने मॉडल रीड करना है तो गेट रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे। अगर मॉडल आपने लेटर ऑन जाके रिसोर्स क्रिएट करने के बाद रिसोर्स तैयार करनी है, तैयार करके उसका इक्विवेलेंट मॉडल सेव करवाना है, तो फिर आप क्रिएट रिसोर्स करेंगे ताकि एक एम्प्टी आपके पास रिसोर्स आ जाए। फिर आपका अगले स्टेप पे आप उसको बिल्ड करेंगे to further save it as a model. The implementation of resource set method uses resource factory and registry. Resource factory registry हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ली है। वो दोनों यूज होती हैं टू क्रिएट द रिसोर्स। Clients should always create resources by calling get resource or create resource method on the resource set. तो इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ विच यूआरआई हैव बीन क्रिएटेड और कौन सी ऑलरेडी ओपन हुई है। तो रिसोर्स सेट आपको एडिशनल भी कुछ फंक्शनैलिटी देता है। अगर आप रिसोर्स सेट के ज़रिए गेट रिसोर्स या क्रिएट रिसोर्स मेथड को यूज़ करके उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो एग्जाम्पल गेट रिसोर्स की एग्जाम्पल रिसोर्स सेट डॉट गेट रिसोर्स, उसके बाद ये यूआरआई क्रिएट कर रहे हैं हम विद सम फाइल पाथ, और आगे आ गया ट्रू, and true is a boolean value is passed to specify the resource should be loaded if exists। अगर एग्जिस्ट करती है तो इस पाथ पे और इस नाम से तो उसको लोड भी करे। अब फॉर एग्जांपल हमने रिसोर्स क्रिएट कर लिया है, एक नया मॉडल रिसोर्स के बाद क्रिएट किया है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब हम सेव करना चाहते हैं उसको, या लोड किया था उसको चेंज किया है अब सेव करना चाहते हैं। तो अब पूरा एक प्रोसेस देखें आप। सब पहला स्टेप होता है रिसोर्स सेट क्रिएट करना होता है हमने, तो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है उसकी। रिसोर्स सेट क्रिएट किया हमने, उसके बाद हमने रजिस्ट्रीज फैक्ट्रीज को रजिस्टर करना होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक्सएमआई वाली फैक्ट्री रजिस्टर किया रिसोर्स सेट के अंदर,
उसके बाद हमने एक URI का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। URI का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमने कोई ना कोई इसको फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम बता रहे हैं और उसका जिस जगह पड़ी हुई है उसका एब्सोल्यूट पाथ मिल जाएगा हमें, तो पूरी एक ये स्ट्रिंग बन जाएगी। और इस स्ट्रिंग को हम क्रिएट फाइल URI ऑब्जेक्ट के जरिए क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग से करस्पॉन्डिंग URI का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर वो पूरी फाइल का पाथ, नाम, कुछ सारा कुछ पड़ा हुआ होगा। तो एक हमने URI का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम रिसोर्स बनाने जा रहे हैं। तो हमने रिसोर्स सेट के ऑब्जेक्ट में हम क्रिएट रिसोर्स का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या किया हमने, फाइल URI जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है यहाँ पास की, तो उससे क्या होगा कि रिसोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और रिसोर्स का ऑब्जेक्ट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ अ मॉडल। जब रिसोर्स का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि माई लाइब्रेरी डॉट एक्सएमआई का इक्विवेलेंट है ये, इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ माई लाइब्रेरी डॉट एक्सएमआई। अब फॉर एग्जांपल हमने रिसोर्स तैयार कर ली है। अब हम रिसोर्स को एक ऑलरेडी इसके अंदर इसका माई लाइब्रेरी डॉट एक्सएमआई का फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी रूट जो ऑब्जेक्ट था वो लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट था, तो हम क्या करेंगे, उस रूट ऑब्जेक्ट को रिसोर्स डॉट गेट कंटेंट्स से उसकी कंटेंट की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास ऑब्जेक्ट, और लिस्ट के अंदर हम डॉट ऐड करके जो रूट ऑब्जेक्ट है लाइब्रेरी का वो डाल देंगे, तो पूरे के पूरे जितने चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर सेव हो जाएंगे। तो यानी कि रिसोर्स आपकी तैयार हो जाएगी अगर मॉडल ऑलरेडी तैयार है तो। अदरवाइज आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मेटा मॉडल नहीं, ये एक्सएमआई की बात हो रही है ना, तो एक्सएमआई मॉडल एक बना हुआ है, वो आपने क्या किया, लोड कर लिया यहाँ पे। लोड लोड हो गया है। तो उसके अंदर अगर लोड नहीं हुआ तो फिर आपने कहीं ये पहले रन टाइम में आपने कहीं लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बना लिया होगा उसका, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे बनता है। तो अब वो ऑब्जेक्ट आप जब इसके अंदर डालेंगे, मॉडल का ऑब्जेक्ट है ना ये, तो इसके मॉडल ऑब्जेक्ट डालेंगे तो आपकी रिसोर्स आपकी पहले एम्प्टी थी, अब उसके अंदर मॉडल आपने डाल दिया। अब जब इस रिसोर्स को आप सेव करेंगे तो अलॉन्ग विद इट्स ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं एक पूरा मॉडल क्रिएट होके सेव हो जाएगा। तो आगे ये देखें यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स डॉट सेव। तो अब क्या होगा कि ये रिसोर्स और जो भी इसके अंदर लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट पड़े हैं वो सारे के सारे माई लाइब्रेरी डॉट एक्सएमआई के अंदर सेव हो जाएंगे। आप उसको एक्सएमआई एडिटर में खोल सकते हैं, एक्सएमआई एडिटर में खुल जाएगा जी। फैक्ट्री वो खुद ब खुद, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये रिसोर्स सेट जब क्रिएट करते हैं ना रिसोर्सेज को, तो फैक्ट्री को पीछे से यूज कर रहा होता है। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कहीं नहीं यूज कर रहे, हमने सिर्फ जब रिसोर्स में रजिस्टर कर देंगे रिसोर्स सेट में, तो रिसोर्स सेट चेक करेगा कि ये फॉर एग्जाम्पल एक्सएमआई है, तो वो फिर एक्सएमआई वाला ही फैक्ट्री को खुद ही यूज कर लेगा। हम उसको एक्सप्लिसिटली नहीं यूज कर रहे। ठीक हो गया। तो ये है समरी सारा जो है EMF परसिस्टेंट API, जिसके अंदर 5 क्लासेस हैं। अगर मैं पीछे जाऊं वापस तो कौन सी क्लासेस की हमने बात की थी, ये जो EMF परसिस्टेंट API है, इट हैज़ 5 इंपॉर्टेंट क्लासेस, जो कि मॉडल्स को अगर आपने प्रोग्रामेटिकली मैनिपुलेट करना हो तो ये आपकी 5 क्लासेस यूज होती हैं। दीज आर एक्चुअली इंटरफेसेस, लेकिन इनकी इक्वलेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि यूज हो रही होती हैं। अच्छा जी, with this background, now we are going to see how to create UML models using UML editor as well as programmatically. अच्छा, इसमें एक तो हमने देखा पेपायरस जो है वो, उसमें हम UML मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक UML ट्री एडिटर भी होता है। और फॉर एग्जांपल ये एक UML का मॉडल है, अगर मैं इसको खोलता हूँ
तो यूएमएल के एडिटर में ये खुल गया है और एडिटर में आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन ये अब रूट मॉडल है फॉर एग्जांपल, इसमें अगर मैं राइट क्लिक करूं और चाइल्ड करूं तो आपको नजर आएगा कि पूरे का पूरा यूएमएल मेटा मॉडल की जो वोकैबुलरी है यहाँ पे आपको नजर आएगी। फॉर एग्जांपल आपको पता है पैकेज के अंदर पैकेज एलिमेंट रखे जाते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ पैकेज एलिमेंट में तो आपको नजर आएगा दीज ऑल आर पैकेज एलिमेंट्स। इसके अंदर आपको क्लास भी नजर आ जाएगी, आपको एसोसिएशन नजर आ जाएगी, डेटा टाइप्स हैं, डिपेंडेंसी। इसके अलावा आपको आ, और देखते हैं क्या कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर, जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। मॉडल, मॉडल के अंदर मॉडल रख सकते हैं आप। मॉडल इज आल्सो पैकेजेबल एलिमेंट। ठीक है। पैकेज, पैकेज के अंदर सब पैकेज रख सकते हैं, तो पैकेज इज आल्सो काइंड ऑफ पैकेजेबल एलिमेंट। तो हम पूरे का पूरा यूएमएल मॉडल इस एडिटर के जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली समथिंग डिफिकल्ट, लेकिन एक पूरा एक पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वो फिर पायरस एडिटर में उसको करना पड़ता है हमें। कर देता है, उसका तरीका होता है थोड़ा सा उसको। मैं देखता हूँ अगर इफ आई एम एबल टू डू दैट, क्रिएट न्यू पायरस मॉडल। ये आ गया, मैं यहाँ से पायरस एक्सटेंशन ले रहा हूँ और किधर गया वो, ये बेसिकली मॉडल यूएमएल मॉडल पड़ा हुआ है। इसको यहाँ मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, ओपन विथ ये मॉडल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बस एक ये रूट एलिमेंट पड़ा हुआ है। लेट मी ऐड समथिंग इन इट। पैकेज एलिमेंट में एक क्लास डाल देता हूँ, इसका कोई नाम रख दूँ मैं। अच्छा जी, अब ये इसका मैंने जब इसे क्रिएट मॉडल बनाया तो उसी जगह पे मॉडल सा क्रिएट हो गया। तो ये वो फाइल है, लेकिन ये ब्लैंक है। अब इसके अंदर जो तरीका होता है, अगर आप चाहें तो वो ये होता है कि आपने जाना होता है फिल्टर्स, सिंक्रोनाइज विद मॉडल। तो इसको यहाँ पे न्यू क्लास डायग्राम, किधर की क्लास मेरी आई नहीं इसके अंदर, पैकेज के अंदर आई है क्लास की नहीं आई है। सीमा में रखा था नाम, कहाँ गया वो ये, सेव नहीं किया शायद, क्या हुआ है, क्लास गायब हो गई है। न्यू नेम, नेम का है।
ये देखें वो क्लास जो मैंने भी क्रिएट किया आ गई है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने बेसिकली जो मेन आइडिया हुआ है वो ये है कि फ़िल्टर्स के अंदर जाके आपने सिंक्रोनाइज विद मॉडल करना होता है, लेकिन ये हर लेवल पे जाके करना पड़ता है। उस तरह नहीं है इक्वल की तरह के सारे का सारा अपलोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर कुछ पड़ा है तो क्लास को सिलेक्ट करेंगे आप, फिर आप राइट क्लिक करेंगे, फिर आप फिल्टर में जाएंगे, फिर सिंक्रोनाइज मॉडल करेंगे। तो अगर इसके एट्रीब्यूट होंगे, ऑपरेशन होंगे, फिर वो लोड होंगे। तो वन टाइम लोडिंग नहीं होती। यूएमएल पेपायरस में एक इशू है। अच्छा, तो ये जो ट्यूटोरियल है, ये लिंक दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, गेटिंग स्टार्टेड विद UML2। ये पूरा ट्यूटोरियल इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें ये साथ साथ लेके चलता है कि जी कैसे एडिटर पे कैसे एलिमेंट क्रिएट करते हैं और प्रोग्रामेटिकली कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल वो आपको बता रहा है कि जी पहले UML2 एक्सटेंडर SDK इंस्टॉल हुई होनी चाहिए। वो SDK ये इंस्टॉल होती है तो आपको UML का एडिटर अवेलेबल होता है आपको, ट्री व्यू वाला। जब लेकिन अगर पपायरस इंस्टॉल किया हो तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला काम है, क्योंकि पपायरस इज बेस्ड ऑन दिस UML एक्सटेंडर एडिटर। तो पपायरस जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी होगा ये। अब ये एग्जांपल है जिसको वो एडिटर के जरिए भी क्रिएट करता है और प्रोग्रामेटिकली भी क्रिएट करता है। तो उसमें कितनी क्लासेस नज़र आ रही हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्लासेस हैं और 4 डेटा टाइप्स हैं और एसोसिएशंस आपको नज़र आ रही हैं, जनरलाइजेशन नज़र आ रही हैं। तो सारी चीज़ें उसने प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करेगा। सबसे पहला काम, अच्छा फिर इसके अंदर 2 ट्यूटोरियल हैं। ये दीज आर बेसिकली ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। तो आपके पपायरस वाला में जब आप देखेंगे उसमें नज़र आ जाएंगे आपको एग्जाम्पल, न्यू एग्जाम्पल, और आप नजर आएगा UML2 एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर है गेटिंग स्टार्टेड विद UML2 और इंट्रोडक्शन टू UML2 प्रोफाइल्स। तो एक पहली जो एग्जाम्पल है ये थोड़ी सिंपल एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक UML मॉडल को ट्री व्यू और प्रोग्रामेटिकली ये आपको करके दिखाता है कि ये किस तरीके से करना है। उसके बाद प्रोफाइल्स वाला एग्जांपल है कि कैसे आप प्रोग्रामेटिकली प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं या ट्री के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उस प्रोफाइल को कैसे आप डिफाइन करते हैं और फिर इस प्रोफाइल को किसी मॉडल पे अप्लाई कैसे करते हैं। फिर वो मॉडल जिस जिस पे प्रोफाइल अप्लाई की हुई है और स्टीरियोटाइप अप्लाई किए हुए हैं, उन मॉडल्स को कैसे आप रीड करते हैं और कैसे उनमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। बड़ा कंप्रिहेंसिव ट्यूटोरियल है। अजान हो रही है मेरा ख्याल। सो यहाँ ब्रेक लगाते हैं। ये बंद हो गया है स्क्रीन, क्या चल रहा है? चल रही है।